बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सम ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वेशन आज देखेंगे हम डिजिटल लॉजिक में। और देखेंगे कि इसमें स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है जनाब। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस, all Boolean expressions regardless of their form can be converted into either of two standard forms, the sum of product and the product of sums। तो तमाम Boolean expression जो है वो किसी भी तरह की है, वो दो फॉर्म्स में कन्वर्ट की जा सकती है, या तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स में या प्रोडक्ट ऑफ सम्स। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वेशन क्या होती है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन जो होती है, दैट इज बेसिकली द ऑरिंग ऑफ एंड टर्म्स। यानी कि अगर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊं तो इस तरह से आपको लगेगा कि हमने एंड गेट्स लगाए हुए पहले और फिर आखिर में और गेट लगाए हुए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं y इज इक्वल टू ए इंटू पी प्राइम। ठीक है, पी बार प्लस पी इंटू सी प्लस ए सी बार टी। ये जो फॉर्म है ना, ये कहलाएगी आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स। क्योंकि देखें यहाँ पर हर टर्म जो है ना, ये क्या है, प्रोडक्ट टर्म। क्यों, इसमें जितने भी वेरिएबल्स है ना, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट कायम हो रहा है। और आखिर में तमाम प्रोडक्ट टर्म्स का हम लोग क्या ले रहे हैं, सम ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका सर्किट बनाए ना, तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा, जैसे ये ए है और यहाँ पर बी है, तो ये इन्वर्टर से गया आपके पास एक एंड गेट। ठीक है, देन बी है मल्टीप्लाई बाय सी, ये मल्टीप्लाई बाय सी। उसके बाद फिर ए है, एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो है सी बार है और डी है। ये फिर किसमें जा रहा है, एंड गेट। और आखिर में ये सब जाके और गेट का इनपुट बन। ठीक है ना। तो जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है उसमें पहले आपके पास क्या होता है, एंड टर्म्स होती है, एंड गेट्स होते हैं, आखिर में वो और हो जाता है। तो यही चीज आपको यहाँ पर ऊपर बताई गई है कि सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन जो है, ये बूलियन एक्सप्रेशन की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम ऑरिंग करते हैं एंडेड टर्म्स, यानी एंड हुई हुई टर्म्स की हम क्या करते हैं, ऑरिंग करते हैं, यानी बाद में उनको प्लस करते हैं। तो ये जो हर टर्म है ना, जो मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम प्रोडक्ट टर्म कहते हैं। द बुलियन प्रोडक्ट एंडिंग ऑफ टू और मोर लिटरल्स इक्विवेलेंट टू एन एंड ऑपरेशन। ये जो प्रोडक्ट टर्म है ना, ये बराबर किसके होती है, एंड ऑपरेशन। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, आपको पता है जैसे एंड की इक्वेशन क्या होती है, ए इंटू बी। ठीक है, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है ए बी, तो ए इंटू बी आप लिखेंगे तो सर्किट में जब आप बनाएंगे तो कौन सा गेट बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे। तो ये जो हर टर्म है ना, ये प्रोडक्ट टर्म कहलाती है। तो एसओपी क्या होता है जी, सम ऑफ एंड टर्म्स या ऑरिंग ऑफ एंड टर्म्स। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एसओपी की। कि स्टैंडर्ड एसओपी से क्या बनाते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन मेक्स द इवैल्यूएशन, सिंपलीफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन मच मोर सिस्टमैटिक एंड इजियर। ये तो चल इसका फायदा हो गया कि अगर स्टैंडर्डाइजेशन होगी तो आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने में मदद मिलेगी, उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद मिलेगी। और ज्यादा सिस्टमैटिक वे यानी कार्नॉफ मैप वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्टैंडर्ड एसओपी होती क्या है। इसको हम स्टैंडर्ड एसओपी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिस टर्म जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ लिखी, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कोई इस तरह का सिस्टम है जिसमें चार वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी। लेकिन हर प्रोडक्ट टर्म में चारों नहीं है, यहाँ पे दो है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है। तो हर प्रोडक्ट टर्म में आपके पास तमाम वेरिएबल्स मौजूद नहीं है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट तो कहलाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं कहलाएगी। स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट वो होगी जिसमें हर प्रोडक्ट टर्म में आपके पास तमाम वेरिएबल्स हो जो कि उस सर्किट की डिजाइनिंग में इन्वॉल्व है। अगर फोर वेरिएबल्स है सिस्टम की डिजाइनिंग में, तो हर टर्म में फोर के फोर होने चाहिए। फाइव है तो फाइव के फाइव होने चाहिए, थ्री है तो थ्री के थ्री हर प्रोडक्ट टर्म में होने चाहिए। तब वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एसओपी कहलाएगी। फिर कार्ड ऑफ मैप में प्लॉटिंग भी आसान हो जाएगी। अच्छा जनाब, एसओपी फॉर्म बनाने के लिए क्या डिजाइन प्रोसीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले यह है कि आपको जो प्रॉब्लम दी गई है आप उसको इंटरप्रेट करें।
कि कहाँ कहाँ पे जीरो आएगा, कहाँ वन आएगा, फिर आप उसका ट्रुथ टेबल बना। ठीक है, कि ए सपोज करें एबीसी वेरिएबल्स हैं, तो एबीसी के किन किन वैल्यूज के लिए जो है ना आउटपुट जीरो होगा, किन किन के लिए वन होगा, तो आप ट्रुथ टेबल को सेटअप कर दीजिए। ठीक है, फिर आप ये देखें कि कहाँ कहाँ पर ट्रुथ टेबल में आउटपुट वन आ रहा है, उसके बिहाफ पे उस अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट टर्म लिख लें। ठीक है, राइट द एंड प्रोडक्ट टर्म फॉर ईच केस वेयर द आउटपुट इज वन। तो ट्रुथ टेबल में जहां जहां आउटपुट वन आ रहा है, तो आप उसके बिहाफ पे प्रोडक्ट टर्म लिख लें। ठीक है, उनको फिर आप क्या कर लें, सबको सम अप कर लें, यानी कि उनको प्लस कर लें जो जो प्रोडक्ट टर्म है, राइट द एसओपी एक्सप्रेशन फॉर द। और अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लें और फिर उसका सर्किट बना। ठीक है ना, तो कम से कम ये तीन स्टेप के बाद आपके पास एसओपी इक्वेशन आ जाएगी, और उसके बाद मर्जी आप सिंप्लीफाई करें और उसका सर्किट बनाएं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करें हमारे पास प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम। ठीक है, पहला केस क्या था कि इंटरप्रेट द प्रॉब्लम एंड सेट अप द ट्रुथ टेबल। तो प्रॉब्लम क्या है, द आउटपुट एक्स शुड बी वन whenever two or more inputs are one. For all other cases the output should be zero. जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा वन होंगे इनपुट में, तो आउटपुट वन होगा, अदरवाइज जो है ना आउटपुट आपका जीरो होगा। तो यहाँ पर आप देखें कोई वन नहीं है, जीरो को, एक वन है जीरो, एक वन है जीरो। यहाँ आपका दो वन है इनपुट में, तो यहाँ आउटपुट वन है। यहाँ एक वन है खाली बेचारा जीरो, दो वन है वन, दो वन है, तीन वन है वन। तो दो या दो से ज्यादा वन होंगे तो आउटपुट बनाएगा। ठीक है, हमने इसका ट्रुथ टेबल बना दिया। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाने के बाद हमने देखा भाई चार जगहों पे वन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे जहां जहां पे आउटपुट वन है। तो आउटपुट वन यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा, प्रोडक्ट टर्म कैसे लिखते हैं, यानी एंड टर्म कैसे लिखते हैं, कि जहां पर हमारे पास इनपुट में जिस वेरिएबल की वैल्यू जीरो होती है ना, उसको बार करके लिखते हैं। ठीक, जहां पर हमारे पास जिस वेरिएबल की वैल्यू जीरो होती है उसको बार करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें आउटपुट वन है। ठीक है, इसकी हम प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे। इसकी प्रोडक्ट टर्म कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू जीरो है तो ए हो जाएगा ए बार, बी और सी वन है तो सिंपल बी सी आ। ठीक है, अब नेक्स्ट आउटपुट जहां वन है वो ये है। अब इसकी प्रोडक्ट टर्म लिखे तो क्या बनेगी, ए इंटू बी बार इंटू सी। क्योंकि बी की वैल्यू जीरो है ना, तो बी पे आ जाएगा बार, यहाँ पे आ जाएगा सी पे बार, और ए और बी जो है वो विदाउट बार, ए इंटू बी इंटू सी बार, और यहाँ पे किसी पे भी बार नहीं आएगा, तीनों वन है तो ए बी सी। ये हो गया आपका स्टेप नंबर टू। आपने जहां जहां आउटपुट वन आ रहा था उन सबकी प्रोडक्ट टर्म लिखी। स्टेप नंबर थ्री बहुत ही आसान है, इन सबको प्लस कर दिया। ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ये जनाब आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, अब आपका दिल चाह रहा है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए जनाब इसको। अगर सवाल पे दिया गया है, कहा गया है कि बस एसओपी बना के छोड़ दो, तो आपका काम खत्म। अगर कहा सिंप्लीफाई करो, तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉमन लेंगे, बी सी कॉमन निकल रहा है, यहाँ से आपके पास इत्तेफाक से क्या कॉमन निकल गया, जी, ए इंटू सी, ये कॉमन। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या मसला है कि हम तो जनाब चार टर्म थी और यहाँ पे छह बन गई, ये क्या हो गया। तो हुआ ये है दरअसल कि ये जो ए बी सी था ना, इसको हमने दो दफा और लिख लिया। उससे क्या फायदा हुआ कि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है जनाब कि एक्स प्लस एक्स एक्स होता है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स एक्स ही के बराबर होता है। तो अगर ए बी सी को आपने तीन दफा लिख लिया, ठीक है, तो एक दफा इस टर्म के साथ सिंप्लीफाई करने को दे दिया, एक दफा इसके साथ सिंप्लीफाई करने को दे दिया, एक दफा इसके साथ सिंप्लीफाई करने को दे दिया। यहाँ से सी कैंसिल हो गया, यहाँ से बी कैंसिल हो गया, यहाँ से ए कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास बची कुछ। ठीक है, लेकिन आप कहे नहीं सर वही वाला बताइए, यानी इन्हीं चार टर्म से सिंप्लीफाई करके और ये लाके बताइए। अच्छा भाई, फरमाइशी प्रोग्राम के तहत हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को अब हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। जी, एक्स हमारे आउटपुट का नाम है, अगर जैसे कि नजर आ रहा है। तो इक्वेशन क्या थी, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी।
ये थी ना हमारी क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा जनाब, अब इन दो आप इस इन दोनों में क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है? नहीं, कोई ऐसा कॉमन नहीं निकल रहा। अच्छा, इसको अगर आप मिला दें फाइनल वाले के साथ तो क्या सूरत हाल बनती है? ए बार बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है। और बचा आपका ए बार सी प्लस ए बी सी। ये मैंने अरेंज कर दिया। अब यहां से मैंने बी सी कॉमन निकाला, तो बचा ए बार प्लस ए, जो कि 1 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ क्या सूरत हाल है? इन दोनों में से कोई दो चीजें कॉमन निकल रही हैं। ए कॉमन निकल रहा है, बाकी तो कोई चीज कॉमन नहीं निकल रही, तो अभी इनको ऐसे ही लिख लीजिए। अभी हम इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हो गया बी सी, और ये क्या हो गया 1 सी। अब आ गया बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं कि कहीं से हम इसमें से, जैसे सी कॉमन निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से सी कॉमन निकल रहा है, तो बचा बी प्लस, इसको मैं अरेंज करके लिखूं बी बार ए, ताकि थ्योरम नंबर 15 अप्लाई। अच्छा जनाब, तो ये मैंने लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लस ए। ये हो जाएगा बी प्लस ए। इसको खोल लीजिए जनाब। सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी सी बार। ठीक है। ए बी सी बार। अब आप सेकंड वाले में कॉमन ले लीजिए, यानी कि सी बी प्लस सी ए। नहीं, यहाँ यहाँ से कॉमन लेंगे ना। चलो, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये वाला स्टेप। ये मैंने ये वाला स्टेप यहाँ जगह की कमी की वजह से इधर दोबारा लिख लिया। अब जनाब, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? ए। तो यहाँ से बचा सी, और यहाँ से बचा बी सी बार। ठीक है। अरेंज कर दूं, अंदर अरेंज कर दूं इसको, तो बन जाएगा सी प्लस सी बार बी। सी प्लस सी बार बी किसके बराबर होता है जनाब? ये बराबर होता है सी प्लस बी। तो सी बी प्लस ए सी प्लस ए। ठीक है। इसको आप सी बी बी सी कर लें। ठीक है। ए सी और ए, ये आ गया आपके पास same। ठीक है। तो यहाँ पे धर धर हमने क्या किया है, वो लगाया है थ्योरम नंबर जो 15 था। 14 और 15, एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स बार प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई। तो ये थ्योरम लगा लगा के हमने जनाब इसको यहाँ तक पहुंचा दिया। तो इन आपने आपने यहाँ पे दो तरकीबें देखी कि पहले क्या किया, एबीसी को हर टर्म के साथ लगा के एक एक वेरिएबल को किल करके ये लेके आ गए। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए बड़ी ट्यूशन चाहिए। दूसरा ये है कि हमने कॉमन लेते गए और सिंप्लीफाई करते गए, और थ्योरम लगा के एक एक वेरिएबल को हमने यहाँ पे किल किया। ठीक है। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। कहाँ हमारे पास जो है, यहाँ पे 4 एंड गेट लग रहे थे, 3 इनपुट, और आखिर में 4 इनपुट का और गेट था। अब क्या सूरत हाल है? दो दो इनपुट के 3 एंड गेट लग गए हैं, और एक 3 इनपुट का और गेट, सिंप्लीफाई। अच्छा, एक और हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं जो हमने पहले भी देखी थी, कि एक हमारे पास फोटोकॉपियर मशीन है, और इसमें एक स्टॉप सिग्नल है एस। ये स्टॉप सिग्नल उस वक्त एनर्जाइज करेगा इंडिकेटर लाइट को, यानी कि ऑपरेशन जो है वो स्टॉप करेगा एस की वैल्यू 1 के साथ, जब हमारे पास फीडर ट्रे में कोई पेपर नहीं है, और दो माइक्रो स्विचेस है क्यू एंड आर, और दोनों एक ही वक्त में 1 हो जाए, तो इसका मतलब है कि पेपर जाए। अगर Q1 है, R0 है, Q0 है, R1 है, तो कोई मसला नहीं। लेकिन Q R दोनों एक वक्त में 1 हो जाए, तो ऐसी सूरत में S1 हो जाना चाहिए।
या फिर पेपर ना हो, पेपर फीडर ट्रे, यानी जब तक पेपर है तो ये पी है, पेपर नहीं है तो पी बार। तो अगर पी बार हो जाए तो एस वन हो जाए, या फिर ये माइक्रो स्विचेस क्यू आर दोनों बन हो जाए तो एस वन हो जाए, या दोनों सिचुएशन एक साथ आ जाए तो भी एस वन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आइदर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, या तो ये कंडीशन हो जाए तो ये कंडीशन हो, और है ना, तो दोनों भी वन हो सकते हैं, कोई एक भी वन हो जाए तो एस वन हो जाए। तो जनाब जहां जहां पे पी बार है यानी पी की वैल्यू जीरो है, वहां पर एस को वन होना है, जहां पे क्यू आर वन है वहां पर भी एस को वन होना है। तो टेबल कैसे बनेगा, सिचुएशन हमने समझ ली कि द एस आउटपुट विल बी वन when p is equals to 0, indicate no paper in the feeder. अच्छा, s will be 1 for the two cases where q and r are both 1, indicating a paper jam. ठीक है, तो पहले देख लो p कहाँ जीरो है, p इन चार में जीरो है, तो ऐसी सूरत में s को वन होना लाजिम है। क्यू आर दोनों एक साथ वन हो, एक दफा यहाँ है एक दफा यहाँ, यहाँ तो जो वन हुआ है वो इसकी वजह से भी हो गया है, चलो इसकी वजह से भी हो गया। अब यहाँ पर जो वन हो रहा है वो क्यू आर ही की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पी तो वन है, यानी पेपर ट्रे में पेपर है, लेकिन क्यू आर एक वक्त में वन हो गया, यानी पेपर जाम हो गया, तो भी यहाँ पर ये वन। तो ये पांच कंडीशन आ गई, जहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, एस वन हो रहा है। अब इसकी आपको बनानी है स्टैंडर्ड एसओपी, कैसे बनाएंगे, आपने सबकी प्रोडक्ट टर्म लिखनी है। तो जहाँ यहाँ पे आउटपुट वन आ रहा है, इसकी प्रोडक्ट टर्म क्या होगी, तीनों जीरो है तो तीनों पे बार आ जाएगा, पी बार क्यू बार आर बार। यहाँ पे पी और क्यू पे बार आएगा, आर पे नहीं आएगा। यहाँ पे पी बार क्यू आर बार, यहाँ पे पी बार क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू आर, ये पांचों आ गई, इनको आपने एक साथ इनको प्लस करके लिख दिया। हर एक एंड टर्म कहलाएगी, यानी प्रोडक्ट टर्म कहलाएगी, और इनका आ जाएगा सम, तो ये हो जाएगी सम ऑफ प्रोडक्ट। और हर टर्म में क्योंकि हर वेरिएबल मौजूद है पी क्यू आर, इसलिए क्या होगी जनाब, जी स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन कहलाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, यहाँ से कॉमन लिया यहाँ से लिया, आर कैंसिल आर कैंसिल, ठीक है। अच्छा जनाब यहाँ से देखें, जब कैंसिल हो गया तो फिर यहाँ से फर्दर कॉमन निकल रहा है, पी बार क्यू कैंसिल। अब ये सिचुएशन आ गई, अगर आप इसको जरा सा मॉनिटर करें तो ये क्या है, एक्स बार प्लस एक्स इंटू वाई, जो वेरिएबल यहाँ है वही इधर भी है, उसके अलावा कुछ और भी है तो वो सब वाई हो जाएंगे। तो एक्स बार प्लस एक्स वाई कहाँ से होता है, एक्स बार प्लस वाई, ठीक है, तो एक्स बार यानी कि ई बार प्लस क्यू आर आ गया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म। यानी जब पेपर ट्रे में पेपर नहीं है तो एस वन हो जाए, या फिर क्यू आर दोनों वन हो जाए तो एस वन हो जाए। देखिए वही चीज हासिल हो गई जो पैगाम हमें क्वेश्चन में दिया था। फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन, ये सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन है, जी जनाब बिल्कुल सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन है, क्योंकि एंडिंग तो हमेशा प्रायोरिटी होती है ऑरिंग पे, समझ गए आप, यानी जो मल्टीप्लिकेशन हम पहले करते हैं बोर्ड मार्क्स में और फिर एडिशन करते हैं, तो यहाँ भी अगर ये इस तरह खुली लिखी हुई है बगैर ब्रैकेट के, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये पहले एंडिंग हो रही है, बाद में ऑरिंग हो रही है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा लेकिन ये स्टैंडर्ड है नहीं है, यहाँ पे सी और डी मिसिंग है, यहाँ डी मिसिंग है, इसमें चलो सब कुछ है ABCD। तो यहाँ को स्टैंडर्ड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें डी डालेंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनी होगी, यकीनन ऐसे बनी होगी कि दो टर्म्स में से ये कॉमन निकला होगा और एक में डी होगा एक में डी बाहर होगा, तो वो हो गया होगा वन। अब आप उल्टा काम करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें डी प्लस डी बार, तो ये आ गई आपके पास एक दफा यही टर्म ए बी बार सी एक दफा डी के साथ आ गई, और ए बी बार सी एक दफा डी बार के साथ आ गई। तो ये क्या हो गई, एक टर्म ये स्टैंडर्ड में आ गई, दो टर्म बन गई इसकी। अब ये जो है ना, जब इससे दो टर्म बनेंगी तो इससे तो तकरीबन चार बन जाएंगी, क्योंकि इसमें सी भी मिसिंग है और डी मिसिंग है। तो एक दफा इसको आप सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये तीन तीन वाली आ गई। अब इस पे हर एक को डी प्लस डी बार से आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले आप ये ले लें, क्या है ए बार बी बार सी, इसको डी प्लस डी बार से मल्टीप्लाई करें, और ए बार बी बार सी बार को डी प्लस डी बार से, तो ये आपके पास चार है। तो ये एक टर्म के चार बनेंगे, और साथ में आपके पास ये तो ये इसका बेचारे का कोई कसूर नहीं है, तो
तो ये तो अपनी जगह पे आखिर में आ रही। ठीक है ना। अच्छा, बाज दफा ये होता है कि जब हम इसको स्टैंडर्ड बना रहे होते हैं तो कहीं कहीं पर डुप्लीकेशन आ जाती है हमारे पास। तो फिर आप एक ही दफा लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है एक्स प्लस एक्स एक्स होता है ना। तो अभी यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और एक ये थी सात। यहाँ से दो बनी, यहाँ से चार बनी, छः, और एक सात। एक ये जो ये थी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये सात है। और ये देखें, इनमें कहीं डुप्लीकेशन नहीं है, कोई टर्म ऐसी नहीं है। ये भी देखना शुरू में नहीं है, सब यूनिक है। ये आ गई आपके पास स्टैंडर्ड है। ठीक है जनाब, थैंक यू।